2018 से मध्य प्रदेश में जितनी भी रिक्रूटमेंट आ रही हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की हो, एमपी पुलिस की हो, एमपी टीचर्स की हो, एमपी कांस्टेबल की हो, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सारी की सारी रिक्रूटमेंट अधर में लटकी हुई है। क्यों? क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी ये लेके आए थे और वो नहीं दिख रही है, इसीलिए जनता ने इन सारी चीजों को नकार दिया है। जनता ने इस साल जो वोट किया है वो किया है पॉलिसीज के दम पर, कि कास्ट वाला फैक्टर भी बहुत कम था और रिलीजन वाला भी फैक्टर बहुत कम था। स्पेशली अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस की बात करें, दयावान स्थिति है, जो बदहाली है मैं उसे दूर करूंगा, हमारी पार्टी उसे दूर करेगी, हम आपके लिए काम करेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। पिछले 75 सालों में आपने नोटिस किया होगा, हर बार ये इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, वो वहीं के वहीं है। स्थिति जो है बदहाल है और स्थिति और भी बदहाल होती जा रही है। मगर इसके विपरीत इस साल के जो विधानसभा इलेक्शन हुए हैं वो हुए हैं डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के ऊपर, यानी जो भी रैलीज। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश में हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार बना रही है और इस बार का इलेक्शन ऐसा कुछ खास था जिस पे हम बात करें या हमें बात करनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, इस साल का इलेक्शन कुछ खास था। मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का रोल रहा, मगर वो दिखा नहीं। एक हवा थी मगर वो दिखी नहीं। तो क्या रीजंस रहे ऐसे कि लास्ट 15 ईयर से अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सत्ता कायम की है। और वहीं अगर बात करें विंध्य रीजन की, रीवा डिवीजन की, तो यहाँ भी पिछले 25 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और पिछले 25 साल से यहाँ बीजेपी के ही विधायक अपनी सत्ता जमाए हुए हैं। तो इस साल के जो इलेक्शंस थे वो स्पेशल थे और जनता ने जिस चीज़ पे वोट किया है वो भी स्पेशल था। हर साल आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक कुछ बहुत ही बेसिक फैक्टर रहता है, एक बहुत ही बेसिक मुद्दे होते हैं जिन पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपना कैंपेन करती हैं। और उसमें से दो फैक्टर बहुत कॉमन है। सबसे पहला तो कास्ट पॉलिटिक्स, यानी जातिगत जो पॉलिटिक्स की जाती है वो, और दूसरा है रिलीजन। रिलीजन के अकॉर्डिंग भी बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही तेजी से पॉलिटिक्स की जाती है। मगर इस साल का जो इलेक्शन हुआ है उसमें हमने एक चीज नोटिस की है कि कास्ट वाला फैक्टर भी बहुत कम था और रिलीजन वाला भी फैक्टर बहुत कम था। स्पेशली अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस की बात करें, ये चीजें हमें वोटर टर्नआउट रेशियो में भी दिखाई देती हैं। वोटर टर्नआउट रेशियो मतलब वो होता है कि लोग घर से निकलते हैं, वोट करते हैं और उसका जो टोटल काउंटिंग होता है कि कितने परसेंट टोटल जेंट्स ने वोट किया, कितने परसेंट टोटल मेल ने, कितने फीमेल ने वोट किया, तो उसका जो टोटल आउटकम निकलता है उसे हम कहते हैं वोटर टर्नआउट रेशियो। तो जो मध्य प्रदेश में इस साल मेल वोटर टर्नआउट रेशियो रहा है वो रहा है 78%। वहीं अगर देखें हम फीमेल वोटर टर्नआउट रेशियो तो वो रहा है 76%। और 76% का फीमेल वोटर टर्नआउट रेशियो बहुत बड़ी बात होती है। यानी इस साल की जो मध्य प्रदेश में, इस साल जो मध्य प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन हुए हैं उसमें जो एक की फैक्टर था वो था फीमेल वोटर्स। यानी फीमेल वोटर्स ने बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, की रोल प्ले किया है। और इस साल जो पॉलिटिक्स हुई है, ना ही वो कास्ट सेंट्रिक थी ना ही रिलीजन सेंट्रिक थी। इस साल की जो पॉलिटिक्स हुई है मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन लड़े गए हैं वो लड़े गए हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के दम पर। और जब भी ऐसा होता है तो फायदा जो होता है, प्रॉफिट जो होता है वो आम जनता का होता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो जनता के द्वारा बनाई जाती है। गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी जो सरकार होती है उसको जनता ही चुन के बनाती है, वो जनता के लिए ही चुन के आती है, जनता की सेवा करती है और जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस होते हैं, नेता चुन के आते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, मेरे लिए, हम सब के लिए, आपके लिए। मगर हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर लीडर का, हर एमएलए का अपना अपना एक मुद्दा होता है, एक मैनिफेस्टो होता है और उसके अकॉर्डिंग ये चुनाव लड़ते हैं।
कैंपेन्स होते हैं, स्टेज शो होते हैं और सब में ये उसी का बखान करते हैं। मगर इस साल मध्य प्रदेश में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी जिसका बखान सबसे ज़्यादा हुआ, वो है लाडली बहना योजना। जी हाँ, ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत फीमेल्स को महिलाओं को 1,000 रुपए, शुरू में इन्होंने 1,000 रुपए का वादा किया था और उसको अब बढ़ा के 1,250 रुपए यानी 1,250 रुपए पर मंथ, ये एज अ सब्सिडी स्कीम, एक स्कीम है जिसके तहत ये फीमेल्स के अकाउंट में, महिलाओं के खाते में पैसे डालते हैं जन कल्याणकारी योजना के तहत। तो इस साल जो मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े गए हैं वो इसी स्कीम के दम पर लड़े गए हैं और जो वोटर टर्नआउट रेशियो आया है वो भी इस चीज को प्रूव करता है कि हाँ, इनकी ये पर्टिकुलरली जो स्कीम थी लाडली बहना योजना, इसने बहुत असर दिखाया है इस साल के चुनाव में। हर बार जो चुनाव होते हैं वो या तो कास्ट सेंट्रिक होते हैं या तो रिलीजन सेंट्रिक होते हैं, उससे आम जनता को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं पहुंचता है। अगर प्रॉफिट पहुंच रहा होता तो जो कास्ट पॉलिटिक्स है वो अभी तक खत्म हो चुकी होती। अगर नहीं भी खत्म होती तो जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, हर बार ये बोल के चुनाव लड़ते हैं कि मैं एससी के लिए, मैं एसटी के लिए, मैं ओबीसी के लिए काम करूंगा और आपकी अपलिफ्टमेंट में काम करूंगा। यानी आपकी जो स्थिति है, जो दयावान स्थिति है, जो बदहाली है, मैं उसे दूर करूंगा, हमारी पार्टी उसे दूर करेगी, हम आपके लिए काम करेंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। पिछले 75 सालों में आपने नोटिस किया होगा, हर बार ये इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, मगर आज तक वो चीज़ खत्म नहीं हुई, खत्म हो भी नहीं सकती। बट उसमें अपलिफ्टमेंट देखा जा सकता है, बट वो भी नहीं देखा गया। अगर अपलिफ्टमेंट होता तो उस वो मुद्दा कभी चुनाव में उठता ही नहीं। मगर फिर भी दूसरे स्टेट्स पे और दूसरे राज्यों में और पूरे के पूरे भारत में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है। यानी कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है। मगर मध्य प्रदेश में इस साल इसका असर इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को, जनता को ये चीज़ समझ में आ गई। अगर हम बात 2018 की करें, 2018 की, तो 2018 में जो इलेक्शंस लड़े गए थे वो ओबीसी सेंट्रिक थे। ओबीसी सेंट्रिक इसलिए क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आती थी अपनी मैनिफेस्टो में यही कहती थी कि हम ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन कोटा है उसे बढ़ा देंगे। और जो वोटर्स हैं उनके मन में भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है, एक साइकोलॉजिकल एक मेंटालिटी सी डेवलप हो जाती है कि हाँ, हमारी बात हो रही है, हमें ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें ये कुछ बेनिफिट दिलाएं आगे चल के जब ये पावर में आ जाएंगे। तो लोग उसी हिसाब से इनको वोट करते हैं। और यही देखा गया 2018 के इलेक्शन में, मध्य प्रदेश के 2018 के विधानसभा इलेक्शंस में। इलेक्शंस हुए, पार्टीज आई, इन्होंने अपनी रैली की, इन्होंने अपने स्टेज शो किए और हर जगह इन्होंने यही कहा कि हम ओबीसी के लिए बहुत सारा काम करेंगे, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज लाएंगे और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसे बढ़ा देंगे। इलेक्शंस हुए और कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। बट जो बात इन्होंने रिजर्वेशन की थी वो उनको इन्होंने अप्लाई भी किया और रिजर्वेशन पॉलिसी आई। यानी मध्य प्रदेश में टोटल जो रिजर्वेशन है वो 74% पहुंच गया। ओबीसी वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए जो इन्होंने कहा था वो कर दिया इन्होंने, और रिजर्वेशन में ओबीसी को एक बढ़त दे दी, बढ़ा दिया। बट उससे प्रॉब्लम ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया। क्यों? जैसे ही बात रिक्रूटमेंट की आई, कि जो भी सरकारी रिक्रूटमेंट आई उनमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बहुत मैटर करती है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 50% से ज़्यादा कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। 10% ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है, अगर आप उसे इंक्लूड कर दें तो टोटल हो जाता है 60%। मगर मध्य प्रदेश में 2018 में, 2018 में जो ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया गया था उसकी वजह से ये आंकड़े बढ़ के पहुंच गए हैं 74%। और 2018 से मध्य प्रदेश में जितनी भी रिक्रूटमेंट आ रही हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की हो, एमपी पुलिस की हो, एमपी टीचर्स की हो, एमपी कांस्टेबल की हो, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, सारी की सारी रिक्रूटमेंट अधर में लटकी हुई है। क्यों? क्योंकि जो रिजर्वेशन पॉलिसी ये लेके आए थे और टोटल रिजर्वेशन जो 74% हो गया है उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। यानी अगर हम कास्ट पॉलिटिक्स के पीछे जाएं, जो ये कास्ट पे वादे करते हैं कि हम एससी के लिए काम करेंगे, एसटी के लिए काम करेंगे, ओबीसी के लिए काम करेंगे, अगर ये काम करते तो आज तक ग्राउंड लेवल पे वो सारी चीज़ें दिखाई देती, और वो नहीं दिख रही हैं। इसीलिए जनता ने इन सारी चीज़ों को नकार दिया है। जनता ने इस साल जो वोट किया है वो किया है पॉलिसीज़ के दम पर।
और मध्य प्रदेश में इसीलिए जो बीजेपी के अगेंस्ट हवा बनाई गई थी कि इस साल एंटी इनकम्बेंसी है, नेता अच्छे नहीं हैं, पॉलिटिशियंस ठीक नहीं हैं, पार्टी ठीक नहीं है, उन सारी चीज़ों को जनता ने दरकिनार कर दिया और फुल मेजॉरिटी के साथ, एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ बीजेपी पावर में आई, सत्ता में आई। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ होती हैं वो। अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात ना भी करूं, मैं पर्टिकुलर अगर रीवा डिवीजन की बात करूं, तो अगर रीवा डिवीजन में हम डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ ऐसा हुआ क्या है, कितना डेवलपमेंट हुआ है कि यहाँ की जनता बीजेपी को इतना ज़्यादा पसंद कर रही है, इतना ज़्यादा वोट कर रही है। अगर हम बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यानी जो सपोर्ट सिस्टम होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। पूरी के पूरे डेवलपमेंट में जो रोड की कनेक्टिविटी होती है, रेल की कनेक्टिविटी होती है और जो एयर कनेक्टिविटी होती है वो बहुत मैटर करती है। ये सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। कोई भी डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आपके पास कनेक्टिविटी होगी। और कनेक्टिविटी के मामले में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है, यानी 5 नेबरिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश से। हैं कौन कौन से? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश नॉर्दर्न बॉर्डर में है। तो इन 5 राज्यों से अगर हमें मध्य प्रदेश से इन 5 डिफरेंट स्टेट्स में जाना होता है तो मध्य प्रदेश से अच्छी खासी कनेक्टिविटी है। इसके साथ साथ जो बड़ी मेजर सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, कोलकाता हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुजरात हो गया, जयपुर हो गया, तो मध्य प्रदेश से इन सारी सिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। उसके साथ साथ जो रोड और रेल कनेक्टिविटी है, उसके साथ साथ एयर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने फरवरी 2023 में रीवा में चौराहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। यानी यहाँ एक एयरपोर्ट बनने वाला है और वो भी बड़ा एयरपोर्ट, यानी नेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनने वाला है। यानी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश की और इन्हेंस होने वाली है और वो भी पर्टिकुलरली रीवा डिवीजन की। और अगर इसमें भी अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट भी अंडर डेवलपमेंट था और वो पूरा हो गया है, जो है मोहनिया टनल। रीवा गुढ़ लाइन में एक पहाड़, मतलब एक हिल पड़ता था और उस मोहनिया हिल की वजह से जो रीवा से सीधी जाने के लिए गुढ़ वाया गुढ़, वो जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। यानी पूरा का पूरा आपको हिल क्रॉस करना पड़ता था। आपको जिगजैग जो रोड्स होती हैं, जैसे हिल में होती हैं जिगजैग लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तो उसी प्रकार से उस रोड को क्रॉस करना पड़ता था, उस पूरे हिल को क्रॉस करना पड़ता था और उसमें लगभग 45 से 50 मिनट लग जाते थे। मगर रिसेंटली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा एक टनल बनाई गई है, मोहनिया टनल, और उस टनल के आने से ये डिस्टेंस कम हो गई है और जो ट्रैवल टाइम है 45 मिनट से रिड्यूस हो गया है। यानी मध्य प्रदेश में जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ही कनेक्टिविटी के दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जिसमें से एक है विंध्य एक्सप्रेसवे। विंध्य एक्सप्रेसवे यानी भोपाल से सिंगरौली की कनेक्टिविटी की जाएगी रोड्स के द्वारा, जिसमें कि 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से विंध्य रीजन तक की कनेक्टिविटी को और इन्हेंस किया जाएगा। यानी अब सिंगरौली से भोपाल तक जाना वाया रीवा बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रीवा सतना का जो 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल ही रहा है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें दूसरे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ रीवा में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट बना हुआ है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। चीफ मिनिस्टर और यहाँ के जो एमएलए है राजेंद्र शुक्ल, इन सब ने मिल के वहाँ इनॉग्रेशन किया था। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 750 मेगावाट का ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि क्लीन एनर्जी को जनरेट करेगा और यहाँ मध्य प्रदेश से दिल्ली तक, यानी दिल्ली मेट्रो को ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी यहाँ से सप्लाई की जाएगी दिल्ली को, और इससे जॉब क्रिएशंस होंगी। और विंध्य रीजन में पर्टिकुलरली जो रीवा डिवीजन है वहाँ जॉब क्रिएशन होंगी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस ऑलरेडी है, हम सेल कर रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को। प्लस उसके साथ साथ अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो जो विंध्य एक्सप्रेसवे मैंने मेंशन किया था, विंध्य एक्सप्रेसवे, उसके दोनों साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और वो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बहुत सारे एमएसएमई से कनेक्ट किए जाएंगे, जिसके द्वारा यहाँ बहुत सारा रोजगार मिलेगा
विंध्य के लोगों को भी और जो बाहर से लोग आएंगे उनको भी। यानी इस साल जो पॉलिटिक्स हुई है ओवरऑल मध्य प्रदेश में वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हुई है। यानी जितने भी यहाँ की जो जनता है उन्होंने इस डेवलपमेंट को देखा, उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, चाहे वो लाडली बहना हो, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना हो, मुख्यमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सारी स्कीम्स को देख के जनता ने वोट किया है। और ये इस पे चर्चा करना, इस पे बात करना स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक पॉलिटिकल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। जब भी बात कास्ट पॉलिटिक्स की होती है, रिलीजन पॉलिटिक्स की होती है, तो जनता का ओवरऑल उससे फायदा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या और भी दूसरे रिलीजन्स को फायदा होगा, मगर वो फायदा हमें मतलब करंट में हाल ही में नहीं देखने को मिलता है। सेम वही चीज कास्ट पॉलिटिक्स के साथ होती है। जब भी बात पॉलिटिक्स में कास्ट की होती है, जब भी पॉलिटिशियंस अपनी रैलीज में कास्ट की बात करेंगे, तो वो पर्टिकुलर उस कास्ट के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। अगर उनका डेवलपमेंट कर रहे होते तो आज तक हमें वो डेवलपमेंट दिखाई देता और उन लोगों का अपलिफ्टमेंट हो चुका होता। वो लोग इकोनॉमिकली, सोशली और टेक्नोलॉजिकली, एजुकेशन, इन सब में डेवलप कर गए होते और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आज हमें दिख रहे होते, मगर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है इतना ज़्यादा। वो वहीं के वहीं है। स्थिति जो है बदहाल है और स्थिति और भी बदहाल होती जा रही है। मगर इसके विपरीत इस साल के जो विधानसभा इलेक्शन हुए हैं वो हुए हैं डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के ऊपर। यानी जो भी रैलीज निकलती थी, जितनी भी स्टेज शो ऑर्गेनाइज किए जाते थे, जितने भी पॉलिटिशियंस आते थे, वो हर जगह एक ही बात करते थे डेवलपमेंट की। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हों, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स हों, चाहे वो वेलफेयर स्कीम्स हों, चाहे वो फार्मिंग रिलेटेड स्कीम्स हों, जहां भी बात की जाती थी तो स्कीम्स की बात की जाती थी। और जब भी स्कीम के दम पर कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिशियन या किसी भी स्टेट में कोई गवर्नमेंट बनती है तो इससे ओवरऑल जनता का फायदा होता है। चाहे वो फार्मिंग वेलफेयर हो, चाहे वो किसी भी तरह का सोशल वेलफेयर हो। और मतलब इसी चीज से है, मतलब इसी चीज से है कि जनता का फायदा होना चाहिए। और यही चीज देखा गया इस साल के वोटर टर्नआउट रेशियो में। यानी अगर जनता घर से निकल के वोट कर रही है और महिलाओं का प्रतिशत इसमें और ज्यादा है, यानी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं वोट करने में, अपने नेता को चुनने में, अपने पॉलिटिशियन को चुनने में, तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ये हमारी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि आने वाले समय में यहाँ पे अच्छे काम हो सकेंगे। क्यों? क्योंकि जनता धीरे धीरे जागरूक हो रही है। अब ना तो आपकी कास्ट पॉलिटिक्स यहाँ काम आ रही है, ना ही आपकी रिलीजन पॉलिटिक्स यहाँ काम आ रही है। यहाँ अगर काम आ रहा है तो वो है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स। और जब भी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होती है, जब भी डेवलपमेंट की बात होगी, जब भी स्कीम की बात होगी, और हमें उसका आउटकम देखने को मिलेगा कि जो जेंडर के बेसिस पर वोटर टर्नआउट रेशियो है वो बढ़ रहा है, यानी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं वोट करने में, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, ये एक पॉजिटिव सिंबल है। तो मैंने इस चीज़ को नोटिस किया और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो इसी पर मैंने वीडियो बनाया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जो चीज़ बताया है वो आप उसमें आप क्या राय देना चाहते हैं। मतलब आप क्या समझते हैं इस चीज़ से कि मध्य प्रदेश में जो इस साल की पॉलिटिक्स हुई है, इस साल जिस तरह की स्कीम्स के वायदे किए गए थे, पॉलिटिशियंस कहाँ तक उस पे खरे उतर रहे हैं, और जो इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था क्या उस प्रकार से ये कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में बताइएगा। बाकी आप चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वीडियो है और एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी वीडियो है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्योंकि वोटर टर्नआउट रेशियो और ये डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के मिल जाएंगी। यानी मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तब भी ये चीज़ें आप वहाँ मेंशन करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और एक जनरल पर्सपेक्टिव से भी, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।